सो हेलो एंड वेलकम डियर बच्चों। मैं हूं आपका श्रेयस भैया और स्वागत है आपका अपने चैनल भैयास क्लासरूम में। बच्चों, आज हम आ चुके हैं आपके बीए थर्ड ईयर फिजिकल एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और सिंपल टॉपिक लेके, जो कि होने वाला है पॉस्चर। आज की इस वीडियो में मैं उन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने वाला हूं जो आपके बीए के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बच्चे सेंटर और स्टेट यूनिवर्सिटी दोनों के बच्चे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बच्चे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पॉस्चर, वैल्यूज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गुड पॉस्चर, कॉजेज ऑफ बैड पॉस्चर, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज एंड देयर टाइप्स, थेरापेटिक एक्सरसाइजेस, और साथ ही में मैं लास्ट में कुछ पीवाईक्यूज लेके आया हूं बच्चे, जो यूनिवर्सिटी के ईयरली और सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछा गया है। बच्चे, मैं आपको एश्योर कर देता हूं कि अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझते हुए मेरे साथ लास्ट तक चलते हो, जिन पीवाईक्यूज को मैं एनालाइज करने वाला हूं उस पर ध्यान से फोकस करते हो, तो इसके बियॉन्ड आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है। तो बच्चे, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर एग्जाम। चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए जल्दी से आज के कंटेंट को, आज के लेक्चर को शुरू करते हैं और इसको वाइंड अप करते हैं। सो बच्चे, पॉस्चर, इससे पहले बच्चे मैं आपको फॉर्मल डेफिनेशन बताऊं पॉस्चर क्या है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप पॉस्चर का मतलब क्या समझते हो? आप कहोगे भैया पॉस्चर का मतलब तो यही है कि हम अपनी बॉडी को कैसे रखते हैं, मतलब अपनी बॉडी को कैसे रखते हैं, क्या अपनी बॉडी को लूज रखते हैं, क्या अपनी बॉडी को टाइट रखते हैं, क्या अपनी बॉडी को नेचुरल रखते हैं। ये वो इस तरह का आप कहोगे कि भैया वो पोजिशन जिसमें हम अपनी बॉडी को रोक के रखते हैं, वही हमारा पॉस्चर है। हम बैठते हुए कैसे बैठे हैं, हम लेटे हुए कैसे लेटे हुए हैं, हम कैसे चल रहे हैं, हम सीधा चल रहे हैं, झुक के चल रहे हैं, भैया यही हमारा पॉस्चर है। मैं कहूँगा ठीक बात है बच्चे, आओ चलो मीनिंग देखते हैं। सो पॉस्चर मीन पोजीशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडी व्हाइल स्टैंडिंग, सिटिंग, लाइंग, वॉकिंग और परफॉर्मिंग एक्टिविटी। देखिए बच्चे, डेफिनेशन भी वही कह रहा है कि पॉस्चर क्या है। पॉस्चर एक ऐसी पोजीशन है जिस पर हम अपनी बॉडी को होल्ड करते हैं। क्या करते हुए? चलते हुए, बैठे हुए, लेटे हुए, या किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए। इट इज अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इन रिलेशन टू ग्रेविटी, मतलब बॉडी पार्ट्स को ऐसे अरेंज करना जो ग्रेविटी के साथ रिलेशन में हो। मतलब भैया, मैं आपसे कहूंगा कि छत पे चलो, तो छत पे थोड़ी चल लोगे कि यहाँ छत, मान लो ये छत है और आप ऐसे खड़े हो, और मैं आपको कहूँ कि ये आप खड़े हो, मैं आपको कहूँ कि यहाँ इस छत पे चल के दिखाओ, इस पे थोड़ी चल लोगे, क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी है ना। आप इस तरह से अपनी बॉडी को अलाइन ही नहीं कर सकते, आपकी बॉडी छत पे उल्टी खड़ी ही नहीं हो सकती अनटिल एंड अनलेस आप, मतलब कोई और मत हो। आई मीन सो जोक्स अपार्ट, सो आप ऐसे छत पे उल्टा चल ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी बॉडी की जो ग्रेविटी है वो अपने आप को, आपकी बॉडी जो है वो ग्रेविटी के हिसाब से अपने आप को अलाइन करती है। आप इसी तरह खड़े हो सकते हो जब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगे। मैं कह दूं कि आप ऐसे छत में खड़े हो जाओ तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी ग्रेविटी के हिसाब से अलाइन ही नहीं कर पाएगी खुद को। सो गुड पॉस्चर कीप्स बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स इन प्रॉपर अलाइनमेंट। भाई ठीक है, अच्छे से बैठोगे, अच्छे से चलोगे, अच्छे से उठोगे, तो भाई बोन्स अच्छी रहेंगी, मसल्स अच्छी रहेंगी, जॉइंट्स प्रॉपर रहेंगे, है ना। अब मकोड़ा की तरह बैठे हुए, कीड़े मकोड़े की तरह, तो उसमें क्या होगा भाई? जॉइंट्स में स्ट्रेस पड़ेगा, मसल में स्ट्रेस पड़ेगा, बोन्स में स्ट्रेस पड़ेगा। तो इन सिंपल वर्ड बच्चे, पॉस्चर इज मैनर ऑफ होल्डिंग बॉडी इन करेक्ट अलाइनमेंट ड्यूरिंग रेस्ट और मूवमेंट। अगर सिंपली बच्चे बोले मोटा माटी, तो पॉस्चर का मतलब होता है कि अपनी बॉडी को करेक्ट मैनर में होल्ड करना, चाहे हम लेटे हुए हों, चाहे हम खड़े हुए हों, चाहे हम बैठे हुए हों। देखिए बच्चे, एक ये आते हैं एजुकेटर, आते हैं फिजिकल एजुकेशन में, मैथनी। ये कहते हैं कि देयर इज नो सिंगल बेस्ट पॉस्चर, मतलब इस दुनिया में कोई ऐसा बेस्ट पॉस्चर नहीं कि मैं बता दूं कि बच्चे ये बेस्ट पॉस्चर है, इसी में रहना। अब आपकी बॉडी उस टाइप की नहीं, पर तब भी आप अपने आप को टाइट किए हुए। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी दुनिया में बेस्ट पॉस्चर नहीं, सभी इंडिविजुअल्स के लिए, कि भाई एक कोई ऐसा पॉस्चर है दुनिया में कि भाई इसमें जो आ गया वो एकदम बेस्ट है। ईच पर्सन मस्ट टेक द बॉडी ही हैज एंड मेक द बेस्ट ऑफ इट। बेस्ट पॉस्चर इज लीस्ट स्ट्रेन प्लस मैक्सिमम सपोर्ट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में ऐसा कोई पॉस्चर नहीं बना जिसको हम बेस्ट कह दें। हो सकता है आपका कुर्सी में बैठने का तरीका दूसरा हो, मेरा कुर्सी में बैठने का तरीका दूसरा हो, मैं अलग तरीके से चलता हूँ, आप अलग तरीके के चलते हो, तो कोई भी दुनिया में बेस्ट पॉस्चर नहीं है। बात क्या है कि हमें अपने शरीर के हिसाब से, कि कैसा हमारा शरीर है, हमारा शरीर कितना फ्लेक्सिबल है, कितना स्टिफ है, इस सब चीज़ों के हिसाब से हमें अपनी बॉडी से बेस्ट पॉस्चर खुद निकालना पड़ता है। और बेस्ट पॉस्चर बच्चे क्या होता है? जहाँ पर जोर कम पड़े और सपोर्ट मैक्सिमम मिले। अब आप कुर्सी में एकदम ऐसे झुक के बैठे हुए जिसमें आपकी बैक पेन हो रही है, तो ऑब्वियसली वो खराब पॉस्चर है, वहां पे आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, स्ट्रेन सबसे ज्यादा है ना।
तो मेन क्या है, बेस्ट पोस्चर वही है बच्चे जहाँ पे स्ट्रेन बॉडी पे कम पड़ रहा है, बॉडी में वो कम पड़ रहा है, प्रेशर कम पड़ रहा है, लेकिन बॉडी को सपोर्ट मैक्सिमम मिल रहा है। मतलब समझ रहा है? बॉडी एक कंफर्ट ज़ोन में है, चलते हुए, बैठते हुए, उठते हुए। जैसे आप जब पढ़ाई करते होगे तो आप भी देखते हो ना कि एक अच्छी कुर्सी अगर होती है तो आपके पोस्चर अच्छा रहता है। मतलब आपको फिर बॉडी को सपोर्ट मिलता है, फिर आपकी कमर नहीं दर्द होगी, मतलब आपकी कमर पे लीस्ट स्ट्रेन पड़ रहा है, आपके बैक को मैक्सिमम सपोर्ट मिल रहा है। आप नेक सपोर्ट वाली चेयर लेते हो कि मुझे नेक में भी सपोर्ट मिले जब मैं लॉन्ग आवर्स स्टडी करूँ। तो ये क्या है बच्चे, इसका टोटल ऑब्जेक्टिव यही है कि आपकी स्ट्रेन कम हो और आपका सपोर्ट मैक्सिमम हो। अब बच्चे जैसे इसी में एक एग्जांपल ये लेके देख लो कि भाई जो हो सकता है आपके हिसाब से कंफर्टेबल कुर्सी हो, वो मेरे हिसाब से ना हो। तो इसका मतलब क्या है कि हर इंडिविजुअल की बॉडी अलग है। उसको क्या चाहिए? उसको अपनी बॉडी के हिसाब से चीज़ें अलाइन करनी है। अपनी बॉडी के हिसाब से अपनी बॉडी को लेके आगे बढ़ना है और जो उसकी बॉडी के लिए बेस्ट है उसे वो करना है। सो यही मेथनी कह रहे हैं कि दुनिया में ऐसा कोई सिंगल बेस्ट पोस्चर नहीं है। हर इंडिविजुअल को अपनी बॉडी के हिसाब से अपनी बॉडी को अलाइन करना पड़ता है और उससे अपना बेस्ट पोस्चर निकालना पड़ता है। टोटल ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चे बेस्ट पोस्चर का? कि सबसे कम स्ट्रेन पड़ेगा और हमें मैक्सिमम सपोर्ट मिलेगा। बस यही। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं क्लियर कर दूं। इसको आप बच्चे नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स के फॉर्म में, तो आप एग्जाम में इसको लिख भी सकते हैं। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। बच्चे स्टैंडिंग पोजीशन देखिए, ये क्या है, वैल्यूज ऑफ गुड पोस्चर की। गुड पोस्चर की क्या निशानी होती है? जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि वैल्यूज ऑफ गुड स्टूडेंट्स क्या होती है, तो आप कहोगे बच्चे की भैया पढ़ाई करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, भैया क्लासरूम श्रेष्ठ भैया का वीडियो देखना चाहिए बीके एग्जाम से पहले। तो ये सब गुड स्टूडेंट की क्वालिटीज है कि नहीं? तो ऐसे ही गुड पोस्चर की भी कुछ जनरल क्वालिटीज होती है, कुछ जनरल वैल्यूज होती है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति इस तरह से रह रहा है या इस तरह से कर रहा है तो ये एक्सपेक्टेड है कि उसका पोस्चर सही है। ठीक है? तो पहला है स्टैंडिंग पोजीशन में, भैया हेड इरेक्ट होना चाहिए, मतलब ये जो फेस आप इसका देख रहे हो, फेस सीधा होना चाहिए। ये नहीं कि गर्दन एक तरफ को लटकी हुई है भूत की तरह। चिन पैरेलल टू ग्राउंड, ये जो ठुड्डी है, मतलब ये जो चिन है, ये ग्राउंड के पैरेलल होना चाहिए। मतलब भाई जब चेहरा सीधा रहेगा तो आपकी जो चिन है ये ऑलरेडी सीधी रहेगी। शोल्डर्स लेवल एंड रिलैक्स्ड, मतलब शोल्डर्स बराबर होने चाहिए और रिलैक्स्ड होने चाहिए। ये नहीं कि शोल्डर्स ऊपर उठे हुए हैं, ये पुष्पा की तरह शोल्डर्स एक तरफ से ज़्यादा झुके हुए हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। चेस्ट स्लाइटली लिफ्टेड, हल्का सा सीना बाहर को होना चाहिए ताकि स्मार्ट दिखो, सलमान खान टाइप्स। देन एब्डोमेन फ्लैट, मतलब पेट अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि पेट ऐसे निकला हुआ सरकारी कर्मचारी की तरह। कीपिंग जोक्स अपार्ट, नी स्ट्रेट बट नॉट स्टिफ, मतलब घुटना सीधा हो पर ऐसा ना हो कि एकदम ऐसा हो कि ऐसा पैर है, इतना सीधा कर लिया घुटना कि घुटना अंदर चला गया। अब डॉक्टर पूछ रहा है कि क्या हो गया बेटा? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। घुटना एकदम सीधा होना चाहिए लेकिन रिलैक्स्ड होना चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए। वेट इक्वल ऑन बोथ फुट, दोनों पैरों पे बराबर वेट होना चाहिए, कि मतलब जब खड़े हो तो दोनों पैरों पे बराबर वेट पड़े। पुष्पा की तरह नहीं कि एक तरफ से झुक-झुक के चल रहे हैं। फीट पॉइंटिंग फॉरवर्ड, जो पैर होने चाहिए वो सीधा देखने चाहिए, अनटिल अनलेस आप कोई और मत हो कि आप रात के 3 बजे आपको कोई उल्टे पैर वाला दिख गया तो उसको पोस्चर मत बताने लगना कि श्रेयस भैया ने बोला था भाई तुम्हारा पैर उल्टा है, अपना पैर सीधा कर लो। सो ऐसा मत करना। सो क्लियरिंग दिस बच्चे, टॉपिक वेरी इजी है, जल्दी जल्दी कवर भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिटिंग पोजीशन, बच्चे सिटिंग पोजीशन क्या है? बैक स्ट्रेट, भाई पीठ सीधी रहनी चाहिए। देखिए आप फोटो पे देखिए, पीठ एकदम सीधी है। हिप्स फुल्ली सपोर्टेड, मतलब ये जो हिप्स हैं ये पूरे सपोर्ट में होने चाहिए। ये नहीं कि एकदम कुर्सी किनारे में बैठे हुए हैं। अब वहाँ पे जो स्पाइन है वो पेन कर रही है, जो हिप टेल बोन है वो पेन कर रही है। नीज एट 90 डिग्री, भाई घुटना 90 डिग्री में होना चाहिए, जैसे ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। फीट फ्लैट ऑन फ्लोर, मतलब ये पैर पूरा होना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं नहीं, अपना पैर मोड़ के इसमें रख लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वही शोल्डर रिलैक्स होना चाहिए, पुष्पा जैसे शोल्डर्स नहीं होने चाहिए। फिर जनरल वैल्यूज, मतलब क्या है? ग्रेसफुल अपीयरेंस होना चाहिए, मतलब भाई जब इस तरह से आप बैठोगे तो आप देख नहीं रहे हो कितना स्मार्ट दिख रहा है बंदा, स्मार्ट दिखोगे, कॉन्फिडेंस अच्छा दिखेगा आपका, आपकी मूवमेंट अच्छी होगी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बच्चे, जैसे आप एनडीए सीडीएस के एग्जाम के बाद जो बच्चे एसएसबी में जाते हैं, वो जब इंटरव्यू में जाते हैं तो उनमें यही सब क्वालिटीज देखी जाती हैं। जब आप इस तरह से बैठते हो तो आपका एक कॉन्फिडेंस दिखता है। आप एक आर्मी ऑफिसर को देखिए, वो ऐसे ही बैठेगा, वो कभी अपनी कुर्सी पे नहीं झूलेगा, कभी अपनी कुर्सी पे ऐसे नहीं करेगा, आपको कभी वो एकदम केयरलेस बिहेवियर में नहीं लगेगा। ही विल सिट स्ट्रेट, ही विल अपीयर स्मार्टर, ही विल टॉक स्मार्टर, ही विल वॉक, एकदम सही सही वो वॉक करेंगे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वॉक करेंगे, वो एकदम जैसे झूल झाल के वॉक नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? यही तो उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को इन्हांस करता है, जो देख के आदमी को दूर से लगता है ना कि यार
आर्मी वालों की बात ही और है। तो इसका मेन पर्पस यही है कि जब अच्छा पोस्चर होता है, तो जो अपीयरेंस होता है वो बड़ा अट्रैक्टिव होता है, बड़ा ग्रेसफुल होता है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है बात करने का, मूवमेंट बहुत अच्छी होती है, अट्रैक्टिव होती है। तो मेन इसके जनरल वैल्यूज़ यही हैं बच्चे। यही आप एनडीए और सीडीएस बच्चे जो क्वालीफाई करके जाते हैं और बाद में एसएसबी देते हैं, उनमें भी यही देखा जाता है कि क्या उनमें ये क्वालिटीज़ रिलाई करती हैं। क्योंकि अगर भाई आप कुर्सी में झूल रहे हो तो ऑब्वियसली आप आर्मी या एयरफोर्स में तो ऑफिसर बनने लायक नहीं ही हो। तो चलिए बच्चे इसको क्लियर कर देते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। कमिंग अप टू नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड पोस्चर। भाई क्या इंपॉर्टेंस है अच्छे पोस्चर होने की, क्यों ज़रूरी है? सबसे पहला फिजिकल इंपॉर्टेंस। भाई कमर में दर्द नहीं होता, पीठ में दर्द नहीं होता। भाई अच्छे से बैठोगे तो क्यों पीठ में दर्द होगा? जैसे व्यक्ति अच्छे से कुर्सी में बैठा है तो पीठ में से क्यों दर्द होगा? इम्प्रूव सर्कुलेशन। भाई अच्छे से बैठोगे, ऐसे कीड़े मकोड़े की तरह नहीं बैठोगे तो पूरी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होगा। भाई कोई मसल नहीं दबेगी, है ना? कोई अननेसेसरी प्रेशर नहीं पड़ेगा बॉडी पे, तो सर्कुलेशन तो अच्छा होगा ही। ब्रीथिंग कैपेसिटी एनहांस होती है। भाई जिसका चेस्ट बाहर को होता है, जैसे जिसका चेस्ट अपलिफ्टेड होता है, वो पूरी ऑक्सीजन एकदम अपना मतलब पूरी ऑक्सीजन खींच सकता है, पूरी इनहेल कर सकता है। अब आप जैसे कहते नहीं कि जब आप सो रहे हो तो पेट के बल नहीं सोना चाहिए, हालांकि आप में ज़्यादातर बच्चे पेट के बल ही सोते होंगे, लेकिन पेट के बल क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि उस केस में आपके लंग्स जो होते हैं वो दब जाते हैं, पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता, बेटर सर्कुलेशन नहीं होता। वहीं अगर आप एकदम सीधा सोते हो बेड में तो आपको कंप्लीट इनहेल मिलता है और अच्छा सर्कुलेशन रहता है बॉडी में। रिड्यूस मसल मसल टेंशन। मसल का टेंशन कम होता है। भाई मसल भी कितना टेंशन ले। अब आप तो बैठे हुए हो कीड़ा मकोड़े की तरह, अब भाई मसल दबी जा रही है बेचारी, वो क्या करे? तो मसल टेंशन कम होता है और डिफॉर्मिटीज नहीं होती। जैसे आप देखोगे कि बहुत लोग बहुत दिन तक, अगर कोई लोग एक पोस्चर में झुक के बैठे रहते हैं तो उनकी कमर में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये क्या है? ये डिफॉर्मिटी ही तो है। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। भाई मैंने सबको बताया कॉन्फिडेंस बढ़ता है। भाई अच्छे से बैठोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही। पर्सनालिटी अच्छी दिखती है, देखने में स्मार्ट लगते हो कि वाह देखो आर्मी वाले हैं कितने स्मार्ट लग रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती है बात करने की और चलने की, और टोटल ओवरऑल अपीयरेंस जो होता है वो बहुत स्मार्ट होता है। चलिए इसको क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चे। परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंस क्या है? स्पोर्टिंग स्किल अच्छी हो जाती है। भाई जो बच्चा या जो व्यक्ति अच्छे से चलेगा, अच्छे से बैठेगा, उसका जो स्पोर्ट्स स्किल है वो अपने आप एनहांस हो जाएगा। भाई जो अच्छे से चलेगा वो अच्छे से दौड़ भी पाएगा, जो अच्छे से दौड़ भी पाएगा उसकी स्पोर्ट्स स्किल एनहांस होगी। बैलेंस और कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है क्योंकि भाई बॉडी उसकी एकदम बैलेंस्ड रहती है, दोनों पैर पे बराबर सपोर्ट रहता है, बढ़िया खड़े हो लेता है, तो उसका बैलेंस और मसल माइंड कनेक्शन जिसको आप कहते हो, कोऑर्डिनेशन जो है वो अच्छा रहता है। जब पोस्चर अच्छा रहेगा तो कोऑर्डिनेशन डेफिनेटली अच्छा रहेगा। एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी। अगर आपकी बॉडी को अननेसेसरी स्ट्रेन नहीं पड़ रहा है, तो जो अननेसेसरी एनर्जी है वो भी खर्च नहीं हो रही है। तो जो आपके पास एनर्जी है बॉडी में उसका यूज़ क्या होगा? सही होगा। अगर आप सही पोस्चर में रहोगे तो बॉडी उतनी एनर्जी यूज़ करेगी जितना उसे ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल से ऐसे समझ लीजिए कि आपके फ़ोन में जो बैटरी पड़ी है, अब आप उसमें गेमिंग कर रहे हो अपने फ़ोन में, ठीक है? तो वो एफिशिएंट यूज़ नहीं है, आपके आपके फ़ोन को स्ट्रेस पड़ रहा है, तो एनर्जी जल्दी-जल्दी फ़ोन की ड्रेन हो रही है। लेकिन वहीं पे अगर आप अपने फ़ोन को प्रॉपर्ली यूज़ करो, जैसे उसका यूज़ होना चाहिए, तो एनर्जी उसमें बहुत एफिशिएंट रहती है, तो फिर आपका फ़ोन 1 दिन, 2 दिन आराम से चल जाएगा, चार्ज होने के बाद। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। बैड पोस्चर के कॉजेज़ क्या होते हैं बच्चे? क्यों होता है बैड पोस्चर? सबसे पहला, वीक मसल। जो लोग अपनी मसल को ट्रेन नहीं करते हैं, जो लोग अपनी मसल स्ट्रेंथ डेवलप नहीं करते हैं, जिनकी मसल कमज़ोर होती है, उनका पोस्चर खराब हो जाता है। दूसरा, इंजरी। कहते नहीं है, आपने देखा होगा कि अगर आपको किसी भी यूनिफ़ॉर्म की जॉब में करना है तो फिज़िकल इंजरी नहीं होनी चाहिए, आपने ऐसा सुना होगा। या घर वाले भी कहते हैं कि चोट से मत बचना, अंदरूनी चोट बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, बाहरी चोट तो फिर भी ठीक हो जाएगी, अंदर लग जाएगी तो बहुत अंदर लग जाएगी क्यों खतरनाक होती? खतरनाक इसीलिए होती है कि आपको पोस्चरल डिफ़ॉर्मिटी दे देगी। अब आप मान लो आपको पैर आपका कभी टूट गया या किसी का बहुत सीवियर तरीके से पैर टूट गया, तो वो व्यक्ति फिर किसी एक तरीके से नहीं चल पाता। फिर अगर उसको एक ऐसे पोस्चर में आने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। ओबेसिटी इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मोटापा, बहुत ज़्यादा मोटे हो, फिज़िकल एक्सरसाइज़ ज़ीरो है आपकी, तो क्या होगा? पोस्चर अपने आप झुकते चले जाओगे, आपका पेट बाहर आता चला जाएगा। कंजेनाइटल डिफेक्ट्स बच्चे, जो हेरिडिटी से आया है, जो फैमिली से चलता आ रहा है, उसे हम कंजेनाइटल डिफेक्ट कहते हैं कि मतलब फैमिली से कोई चीज़ चलती आ रही है, फैमिली टू फैमिली, मतलब बच्चों में, फिर उनके बच्चों में, फिर उनके बच्चों में। मसल इम्बैलेंस भाई, एक मसल आपकी मसल इम्बैलेंस बच्चे जैसे अमूमन उन लोगों को होता है जो वेट लिफ्टिंग करते हैं। जैसे जो अगर आप जिम जाते होगे, तो उन लोगों में अमूमन मसल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनकी एक मसल ओवर ट्रेन्ड होती है, दूसरी मसल उनकी ट्रेन नहीं हो पाती है, उस पे कम इफ़ेक्ट पड़ता है। तो एक तरफ का शोल्डर कम राउंडेड दिखेगा, एक तरफ का ज़्यादा राउंडेड दिखेगा, उसे हम कहते हैं मसल इम्बैलेंस।
नेक्स्ट इज हैबिचुअल कॉज, रॉन्ग सिटिंग हैबिट्स। भाई सही से नहीं बैठोगे तो क्या होगा, पोस्चर खराब ही होगा। बहुत ज़्यादा हैवी बैग एक शोल्डर में, आप तो समझते हो कि आप बड़े सिद्धार्थ मल्होत्रा दिख रहे हो स्टूडेंट ऑफ द ईयर के, लेकिन ऐसा है नहीं बच्चे, वो आपका अल्टीमेटली पोस्चर ही खराब कर रहा है। इम्प्रॉपर स्लीपिंग पोस्चर, जैसे मैंने अभी कहा था कि एकदम ऐसे सो रहे हैं पेट के बल, एक पैर यहाँ है, एक पैर यहाँ है, हाथ ऐसे करके सो रहे हैं, तो क्या होगा बच्चे, पोस्चर ही खराब होगा। लॉन्ग यूज ऑफ मोबाइल विद बेंड बैक, ये देखिए ये लाडला चला रहा है झुक के फोन, कुटर कुटर फोन खेल रहा है, तो ये पीठ में स्ट्रेन पड़ेगा, प्रॉब्लम होगी, पोस्चर खराब होगा। चलिए इसको क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बच्चे इन्वायरमेंटल कॉज, पुअर फर्नीचर। अब भाई पुअर फर्नीचर क्या, कुर्सी होनी चाहिए कुशन वाली 6 घंटे पढ़ने के लिए, अब आप लगा के बैठे हो प्लास्टिक की कुर्सी, प्लास्टिक की कुर्सी के ऊपर आपको हाइट नहीं मिल रही टेबल की, तो आपने एक तकिया रख लिया, एक तकिया के ऊपर 2 तकिया रख लिया, अब आप यहाँ एकदम छत पे बैठे हो 2 मल्ली पे, और यहाँ से आप पढ़ रहे हो, तो भाई ये तो गलत है ना, ये फर्नीचर तो गलत है भाई, ऐसा थोड़ी कुर्सी कुर्सी के ऊपर 2 तकिया रख ली, तो ये गलत फर्नीचर, ये पोस्चर खराब करेगा ही। रॉन्ग डेस्क हाइट, डेस्क की हाइट खराब है, डेस्क बहुत ही नीचे है, जहाँ से आपको काम करना है डेस्क बहुत नीचे, तो आप ऐसे झुक के चलाओगे, फिर झुक के डेस्क पे लिखोगे। लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एकदम नहीं करना, केवल बड़ी बड़ी बातें करना। इम्प्रॉपर फुटवियर, भाई जूता चप्पल गलत पहनना, कुछ लोगों को देखिए एकदम फ्लैट जूता पहनते हैं, तो फ्लैट जूते में क्या प्रॉब्लम होता है कि एकदम फ्लैट फुट की प्रॉब्लम आती है, पैर एकदम फ्लैट रहेगा तो प्रॉब्लम आएगी। तो फ्लैट फुट की प्रॉब्लम फ्लैट शूज से आती है, जब शूज की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती। चप्पल की आप देखते हो, चप्पल एकदम घिस के, अब चप्पल के मतलब चप्पल अपने मृत्यु सैया को पहुंच गई है, उसके एकदम प्राण जाने वाले हैं, तब भी लोग पहने पड़े हैं। चप्पल टूट गई तो उसको फिर सीकी से उसमें अंदर डाल दिया चप्पल का रबड़, मतलब आप सब समझ सकते हो। तो फुटवियर अगर इम्प्रॉपर होगा बच्चे तो भी प्रॉब्लम होगी। फिर आता है साइकोलॉजिकल कॉज, लो कॉन्फिडेंस, जीवन में बड़ा दुख है मेरे, मेरे जीवन में पता नहीं क्या होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये 20 साल के बच्चे सोच रहे हैं, मतलब अगर ये 20 साल के बच्चे सोचेंगे तो फिर इस देश के युवा समाज का क्या होगा, मुझे तो ये टेंशन हो रही है। तो कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए बच्चे, कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखना, अपना जोश हमेशा हाई रखना। जीवन बहुत खूबसूरत है, बहुत सारी चीज़ें आप अचीव करोगे अपने लाइफ में। तो जिनके लो कॉन्फिडेंस होता है वो भी ऐसे झुक के चलते हैं, जान के वो सबको मतलब पूरे मोहल्ले को एहसास दिला रहे होते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस लो है, प्लीज़ मुझे मोटिवेट करो। लेज़ीनेस, भाई चिप्स का पैकेट खोल लिया और बस शुरू हो गया यूट्यूब। डिप्रेशन, डिप्रेशन है किसी, कोई डिप्रेस्ड है, कोई इंटरेक्शन जिसका अच्छा नहीं है, किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो वो भी ऐसे अकेले टाइम बिता रहा है, लेटा हुआ है उल्टा सीधा, बैठा हुआ है उल्टा सीधा, सो यही चीज़ है बच्चे। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। बैड पोस्चर की इफेक्ट क्या होते हैं, अगर बैड पोस्चर है तो उससे क्या क्या समस्याएं आएंगी। पुअर सर्कुलेशन बच्चे, सर्कुलेशन बॉडी में अच्छा नहीं होगा। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, खाना ही नहीं पच रहा, भाई पेट के बल दबा के सोओगे, मान लो तुमने 4 रोटी दाल चावल सब्जी खाई और फिर तुम ऐसे सो रहे हो, ऐसे सो रहे हो, तो क्या होगा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम तो होगी, डाइजेशन नहीं होगा अच्छा। ब्रीदिंग डिफिकल्टी, भाई ऐसे चेस्ट को दबा के सोगे, ब्रीदिंग डिफिकल्टी। अर्ली फटीग, भाई ऐसे सोगे कीड़े मकोड़े की तरह, मैंने कहा था ना एनर्जी ज़्यादा लगेगी, एनर्जी ज़्यादा लगेगी, या ऐसे खराब पोस्चर में बैठोगे एनर्जी ज़्यादा लगेगी, एनर्जी ज़्यादा लगेगी तो थकान जल्दी होगी, तो फटीग जल्दी आएगा। रिड्यूस्ड वर्क एफिशिएंसी, भाई इस तरह मच्छर की तरह बैठे कितनी देर काम करोगे, कितनी देर फ़ोन खेलेगा, पीठ दर्द होने लगेगी, तो वर्क एफिशिएंसी गिर जाती है। तो जैसे जो बच्चे जिनकी डेस्क हाइट खराब होती है कि डेस्क बहुत नीचे है, वैसे झुक के लिखना पड़ रहा है, तो थक जल्दी जाते हैं। पुअर अपीयरेंस, दिखोगे खराब भाई, अट्रैक्टिव नहीं दिखोगे, सीधा बैठो स्मार्ट रहो तो अट्रैक्टिव दिखो। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज आ जाती है भाई, पोस्चर में प्रॉब्लम, जैसे स्पाइन में प्रॉब्लम और इस तरह की चीजें। बैक एक, नेक पेन, फ्लैट चेस्ट, भाई इसकी चेस्ट देखो फ्लैट है, इसके पीठ में भी दर्द होगा और इसके गले में भी दर्द होगा, यहाँ पे दिखाया भी है इमेज में, ये देखिए यहाँ भी मुझे इसको नेक पेन दिखाया है, ये स्पाइन में स्ट्रेस दिखा रहा है पूरे में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आ गया बच्चे मसल ऑफ एब्डोमेन, मतलब यहाँ की एब्स की मसल, अब सिक्स पैक एब्स, वही एब्स की मसल। सो एब्डोमिनल मसल सपोर्ट ट्रंक मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स। तो बच्चे सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एब्डोमिनल मसल की इंपॉर्टेंस क्या होती है। बच्चे एब्डोमिनल मसल की इंपॉर्टेंस क्या होती है कि देखो, जिसका ये वाली मसल मजबूत रहती है वो अमूमन ये देखा जाता है कि वो खड़ा सीधे होता है,
वो उसकी बॉडी जो है, उसकी बॉडी का जो पोस्चर रहता है वो ठीक रहता है। जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे लोगों को सबकी समझ रहती है कि बस मेरा पेट अंदर हो जाए, जैसे ही पेट अंदर होगा मेरा चेस्ट बाहर आ जाएगा और हम स्मार्ट दिखने लगेंगे। तो पेट अंदर होने का और एब्स डेवलप होने का मतलब ही बच्चे ये है कि जब वो डेवलप हो जाता है तो बॉडी का जो नेचुरल पोस्चर है वो अपने आप अच्छा हो जाता है। ट्रंक क्या है बच्चे? ट्रंक की बॉडी के अपर वाले हिस्से को कहते हैं। कमर से ऊपर जितना हिस्सा होता है उसको हम ट्रंक कहते हैं। तो ये कह रहा है कि एब्डोमिनल मसल क्या काम करता है? ट्रंक के मूवमेंट को सपोर्ट करता है। जैसे आप देखे होगे ना कि ऐसे पैर मतलब आप ऐसे खड़े हो तब भी आप ऊपर वाली बॉडी मूव कर सकते हो, ऐसे लेफ्ट राइट आप देखते हो तो मूव कर सकते हो। और आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। इंटरनल ऑर्गन जैसे बच्चे, जैसे लीवर हो गया, स्टमक हो गया, गाल ब्लैडर हो गया, ये सब आपके इंटरनल ऑर्गन्स है, तो इनको प्रोटेक्ट करता है। तो बच्चे 4 टाइप की मसल होती है, मैं आपको बताऊँ, इसको मैं एक बार क्लियर कर दूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चे सबसे पहले मैं बता दूँ 4 टाइप की मसल होती है। सबसे पहले ये है रेक्टस एब्डोमिनिस, मतलब ये जो सामने दिख रही है आपको सिक्स पैक। फिर एक्सटर्नल ओब्लीक जो ये साइड में होती है, ये वाली एक्सटर्नल ओब्लीक, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो। फिर इंटरनल ओब्लीक नीचे साइड में होती है। फिर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ये आपकी 8 पैक वाली होती है जो आपके एब्डोमेन तक स्ट्रेच होती है। चलिए फर्स्ट मसल जानते हैं बच्चे, रेक्टस एब्डोमिनस। रेक्टस एब्डोमिनस मतलब ये जो आपको सामने ये सिक्स पैक दिख रहा है ये। फ्रंटल एब्डोमिनल वॉल मसल होती है, देखिए मैंने कहा था सामने की, तो फ्रंटल है। हेल्प्स इन ट्रंक फ्लेक्शन। फ्लेक्शन मतलब बच्चे, फ्लेक्शन मतलब कि समझ लीजिए दो बॉडी पार्ट्स के बीच में एंगल कम होना। जैसे मान लीजिए ये अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और ये इसको जमीन को छूना है, तो जब ये झुकेगा ना यहाँ कमर से, तो झुकने के लिए काम आता है। जैसे अपने जूते को जब आप बाँधते हो झुक के, जब बाँध रहे हो ना तब ट्रंक का फ्लेक्शन हो रहा है, मतलब तब आपकी ऊपर वाली बॉडी झुक रही है। तो ये जो मसल है ये झुकने में मदद करती है। गिव सिक्स पैक शेप, सलमान खान वाली बॉडी शेप देती है सिक्स पैक। फिर आता है बच्चे एक्सटर्नल ओब्लीक, मतलब साइड एब्डोमिनल मसल। जैसे ये वाली देखिए आप यहाँ पे, ये इस वाली इमेज में देखिए, ये जो साइड में मसल्स है ना, ये साइड एब्डोमिनल मसल है। हेल्प्स इन ट्विस्टिंग एंड साइड बेंडिंग। तो अगर आप ये व्यक्ति मान लीजिए ऐसा है, ये इसका फेस है, और मान लीजिए इस व्यक्ति का नाम है दहेज। तो दहेज को इधर झुकने में और इधर झुकने में, प्लस दहेज को ऐसे गोल गोल घूमने में, मतलब ऊपर वाली बॉडी को ट्विस्ट करने में काम देगा कौन? एक्सटर्नल ओब्लीक। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी बच्चे। अगर ये आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप इस कमेंट सेक्शन में अपना एक कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं जैसे ही आपके कमेंट को देखूंगा मैं उसका अप्रोप्रिएट रिप्लाई कर दूंगा। फिर आता है बच्चे इंटरनल ओब्लीक। जैसे ये इस वाली इमेज में देखिए, नीचे वाले पार्ट का अंदर वाला हिस्सा, मतलब बाहर वाले पार्ट का अंदर वाला हिस्सा, इंटरनल ओब्लीक लाइज अंडर एक्सटर्नल ओब्लीक। मतलब जैसे ये एक्सटर्नल ओब्लीक है तो ये इंटरनल ओब्लीक है, देख रहे हैं? जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, रुक जाइए मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर दूं तब आपको समझ में बेटर आएगा। तो जैसे बच्चे ये देखिए, ये एक्सटर्नल ओब्लीक है, ये इंटरनल ओब्लीक है। तो इंटरनल ओब्लिक क्या है? हेल्प्स इन रोटेशन एंड सपोर्ट। तो वही काम करता है, रोटेशन और सपोर्ट में हेल्प करता है। और एक्सटर्नल ओब्लिक के अंडर लाई करता है। तो ये बाहर एक्सटर्नल ओब्लिक है, अंदर इंटरनल ओब्लिक है। फिर ऐसा बच्चा चौथा, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस क्या है? ये नीचे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन बच्चे, ये है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ठीक है, तो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस क्या है? डीपेस्ट एब्डोमिनल मसल, मतलब एकदम अंदर होती है, डीपेस्ट मसल होती है। प्रोवाइड्स कोर स्टेबिलिटी। कोर मतलब ये जो ये वाला पार्ट है इसको स्टेबल करती है और पोस्चर को सपोर्ट करती है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी बच्चे। चलिए इसको क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चीजें आसान है बच्चे, कठिन नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एब्डोमिनल वॉल। भाई जिसकी एब्डोमिनल वॉल अच्छी होती है उसका फायदा क्या क्या होता है? मेंटेन पोस्चर, जैसे मैंने आपको कहा ना, लोग कहते हैं पेट अंदर चला जाएगा तो चेस्ट बाहर आ जाएगा, तो पोस्चर अच्छा हो जाएगा। सपोर्ट स्पाइन। भाई जिसका पेट जो है ऐसे करके नहीं निकला हुआ है, जिसका पेट बढ़िया ऐसे चेस्ट है, चेस्ट के बाद ऐसे अंदर बढ़िया पेट है ऐसे स्मार्ट सा, तो उसकी स्पाइन पे लोड कम पड़ेगा। अब जिसका ऐसे पेट निकला हुआ ऐसे झुका झुका बैठा हुआ है, उसकी स्पाइन पे लोड पड़ रहा है। प्रिवेंट्स बैक पेन। भाई पेट नहीं है, मतलब पेट नहीं निकला है, आगे से पेट फिट है, तो भाई आपको झुकना नहीं पड़ेगा, आपको बहुत पीठ पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो बैक पेन नहीं होगा। आपका बैलेंस अच्छा हो जाता है, आपकी ब्रीथिंग अच्छी हो जाती है। भाई अल्टीमेटली आप देख लो, पेट अंदर है तो आप अल्टीमेटली फिट हो। फिट इन द सेंस कि अगर आप मतलब एब्डोमिनल मसल आपकी डेवलप है तो आप अल्टीमेटली फिट हो। तो आपकी ब्रीथिंग अच्छी हो गई, आपका बैलेंस अच्छा हो गया, क्योंकि आप आगे फ्लेक्शन कर सकते हो, आप घूम सकते हो, है ना, आप जल्दी रिस्पॉन्स कर सकते हो। एथलेटिक परफॉर्मेंस, जितने भी एथलीट होते हैं उनमें देखा ही होगा आपने, सिक्स पैक ऐप होता है। रोहित शर्मा जी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ओके, नो ऑफेंस टू रोहित शर्मा फैंस, बट जो 90% एथलीट्स होते हैं उनका सिक्स पैक डेवलप होता है, तो उनको एथलेटिक परफॉर्मेंस बिल्ड करने में हेल्प करता है। एब्डोमिनल ऑर्गन्स प्रोटेक्ट करता है, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स प्रोटेक्ट करता है। और कोर स्टेबिलिटी बच्चे प्रोवाइड करता है। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं।
सो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के बच्चे टाइप क्या क्या होता है, मतलब कितने टाइप की पोस्चरल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पोस्चरल डिफॉर्मिटी मतलब क्या है बच्चे, पोस्चरल डेविएशन मींस एबनॉर्मल अलाइनमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स फ्रॉम नॉर्मल पोस्चर, मतलब आपका नॉर्मल पोस्चर ऐसा होना चाहिए पर आपकी बॉडी, एक सेकंड पेन फिर चेंज करना पड़ेगा। हाँ, मतलब आपकी नॉर्मल अलाइनमेंट इस तरह होना चाहिए और आपका बॉडी इस तरह हो गया, मतलब जिस तरह आपको नॉर्मली होना चाहिए उससे हट के अगर आपका अलाइनमेंट हो गया तो इसे हम पोस्चरल डिफॉर्मिटी कहते हैं। ये डिफॉर्मिटी से क्या होता है, मूवमेंट खराब होती है, अपीयरेंस खराब होता है और स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ खराब होता है। भाई देखो ऐसा व्यक्ति है तो उसकी मूवमेंट खराब होगी, वो दिख भी खराब ही रहा है और हेल्थ भी उसकी खराब ही होगी। तो इसमें से पहला आता है बच्चे काइफोसिस। यहाँ पे ये काइफोसिस की ही कंडीशन है बच्चे, देखो इसको क्लियर कर दूं और बताता हूँ। ये जो कंडीशन है बच्चे काइफोसिस की है, एक्सेसिव आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ थोरैकिक स्पाइन कॉजिंग राउंड बैक और हंच बैक, मतलब जब ये स्पाइन, जैसे ये स्पाइन है, जब ये स्पाइन ज्यादा अंदर को कर्व हो जाती है ना, तो ये जिसको कहते हैं ना, अगर मैं हिंदी लैंग्वेज में बोलूँ तो कुबड़ निकला है कि अरे आपकी पीठ बहुत बाहर है, बहुत हंच बैक है, बहुत ऐसा बाहर निकला है पीठ ऐसे झुक के, मतलब जैसे उस मूवी में था, क्या कहते हैं, आई मूवी नाम था क्या उसका, जिसमें वो क्या नाम था उसका, जिसमें उसको इंजेक्शन दे देते हैं तो थोड़ा सा उसकी बॉडी डिफॉर्म हो जाती है। तो आई डोंट नो, मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये जैसे इस पोस्चर को आप देख सकते हैं बच्चे, ये काइफोसिस का पोस्चर जहाँ पे चेस्ट अंदर चला गया और पीठ बहुत बाहर आ गई। इसका कारण क्या क्या होता है, बैक मसल कमजोर है, कभी एक्सरसाइज नहीं की बैक की तो बैक कमजोर है, पुअर सिटिंग हैबिट्स, खराब बैठते थे, झुक के हमेशा बैठ के फोन खेलते थे या पढ़ाई करते थे। ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है बच्चे, ओस्टियोपोरोसिस मतलब बच्चे कैल्शियम की कमी होती है जब आपके बोन्स में, तो उसको हम ओस्टियोपोरोसिस का कंडीशन कहते हैं। तो आपके बोन्स में अगर कैल्शियम की कमी होगी बच्चे, तो बोन्स जो है वो पोरीफाइड हो जाती है। पोरीफाइड मतलब आप पूछोगे भैया पोरीफाइड क्या होता है, पोरीफाइड मतलब जैसे मान लो ये स्ट्रांग बोन है, तो जो ओस्टियोपोरोसिस की बोन होती है उसमें ऐसे ऐसे छेद 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 हो जाता है, तो मतलब वो ऐसा पोर्स उसमें बन जाता है, तो बोन्स अल्टीमेटली वीक हो जाती हैं। हैवी स्कूल बैग आप देखोगे, बच्चे जो बहुत हैवी स्कूल बैग लिए रहते हैं वो ऐसे आगे झुक के चलते हैं, वो ऐसे आगे झुके हैं, बैग पीछे है और एकदम आगे झुक के चल रहा है। तो आगे झुक के चलने से क्या होता है कि वही नेचुरली आप देखो कि पीठ बाहर आएगी, जब आप आगे झुकोगे तो पीठ बाहर आएगी, बहुत लंबे समय तक आप पीठ में भारी वजन लेके आगे झुक के चल रहे हो तो क्या होगा, हंचबैक क्रिएट होगा। फिर लॉन्ग बेंडिंग वर्क, बहुत देर तक झुक के कोई काम कर रहे हो तो उससे होता है बच्चे। सो क्लियर करते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट क्या होता है बच्चे, राउंडेड शोल्डर्स, ऐसे देखो जैसे इसके देखो कंधे झुके झुके हैं, बैक पेन होता है, बैक पेन होगा ही जिस तरह का पोस्चर इसने लाडले ने बनाया अपनी बॉडी का। फिर रेड्यूस चेस्ट एक्सपेंशन, चेस्ट एक्सपेंशन मतलब बच्चे देखो इसका चेस्ट ज्यादा बाहर दिख रहा है, इसका चेस्ट एकदम छुप गया है, मतलब इसके चेस्ट का एक्सपेंशन कम हो गया। रेमीडियल मेजर क्या है, बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज, मतलब बैक की एक्सरसाइज करो, बैक को एक्सटेंड करो, मतलब ऐसे अगर झुक गए हो तो ऐसे सीधा हाथ करके अपने आप को स्ट्रेच करो, एकदम पीछे तक लेके जाओ, है ना। फिर रोइंग एक्सरसाइजेज, मतलब रोइंग एक्सरसाइज बच्चे जिम में होती है जहाँ पे ऐसे बैठ के आप खींचते हो केबल में लगा के अटैचमेंट्स को अपनी बॉडी की तरफ ताकि आपकी बैक स्ट्रांग हो। भुजंगासन, जहाँ पे ऐसे आप नहीं देखे होगे, ऐसे लेट के लोग अपनी बॉडी को ऐसे उठाते हैं ऐसे करके, मान लो ये इसका पैर है ये इसका हाथ है तो एकदम ऐसे करके अपने बॉडी को ऊपर उठाते हैं, भुजंगासन। और करेक्ट सिटिंग पोस्चर, भाई ढंग से बैठोगे तभी अल्टीमेटली इलाज है। चलिए इसको क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। फिर आता है बच्चे लॉर्डोसिस, इसको क्लियर कर देते हैं। फिर आता है बच्चे लॉर्डोसिस, एक्सेसिव इनवर्ड कर्वेचर ऑफ लंबर स्पाइन। अब कुछ लोग का होता है ना इनवर्ड कर्वेचर ज्यादा होता है, मतलब ये बॉडी है तो अभी हमने क्या देखा कि ऐसे बॉडी हो गई, कुछ लोगों की बॉडी ऐसे हो जाती, अभी हमने ये देखा कि पीठ ऐसे मुड़ गई। कुछ लोगों की बॉडी आपने देखा होगा कि ऐसे हो जाती है, मतलब जो उनकी स्पाइन है वो अंदर तरफ को कर्व हो जाती है, मतलब उनका पेट ऐसे बाहर निकला था, आपने कभी देखा भी होगा किसी किसी को, तो उनका अजीब सा पेट ऐसे बाहर को निकला रहेगा और पीछे वाली बैक उनकी बड़ी अंदर को घुसी सी रहती है। तो जिसकी बॉडी बहुत ज्यादा अंदर को वो रहती है उसको हम कहते हैं लॉर्डोसिस। ये क्यों होता है, जिसकी पेट की मसल कमजोर है भाई, पेट एकदम कमजोर मसल है तो बॉडी अंदर को तो टिल्ट करेगी भाई, पेट में कैपेसिटी ही नहीं है होल्ड करने की। ओबेसिटी, जिसका पेट बहुत ज्यादा बाहर निकल आया है तो उसकी कमर अपने आप अंदर चली जाएगी पीछे से। प्रेगनेंसी, जैसे मदर होती हैं जो प्रेग्नेंट हो उनको आप देखिए कि उनका जब जो प्रेग्नेंट उनका पेट होता है जब वो बहुत बाहर होता है तो उनकी जो बैक होती है वो ऐसे ही इनवर्ड को कर्व होती है, ऐसे होती है ना, ऐसे इनवर्ड को कर्व। हाई हील्स, अब बहुत हाई हील्स मतलब जो लड़कियां पहन के चलती हैं उनकी भी ये प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि उनका फुट जो है वो प्रॉपर जमीन पे नहीं पड़ पाता है।
और पुअर स्टैंडिंग हैबिट, अब खराब आदत ही है खड़ी होने की, तो कोई क्या करे। तो ये सारे से कारण है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट क्या होता है बच्चे? प्रोट्रूडिंग एब्डोमेन, मतलब एब्डोमेन भाई से बाहर को निकला रहेगा, ये वाला पोर्शन बॉडी का बाहर को निकला रहेगा। लोअर बैक पेन भाई, जब कमर अंदर हो घुसी तो नीचे कमर में दर्द होगा। बैलेंस खराब रहेगा। रेमेडी क्या है बच्चे? एब्डोमिनल स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज, मतलब अपने पेट की एक्सरसाइजेस करिए, मतलब अपने एब्स की एक्सरसाइजेस करिए। पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइजेस, मतलब पेल्विक मसल जो है उसकी एक्सरसाइज करिए। हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करिए, मतलब पैर के पीछे वाली जो मसल होती है बच्चे, जैसे पैर, मान लीजिए ये पैर है, रुक जाइए, एक्चुअली मैं माउस से बना रहा हूँ बच्चे, इसलिए मेरा थोड़ा सा फिगर खराब हो रहा है। तो जैसे बच्चे मैं बताऊँ आपको, सो हैमस्ट्रिंग बच्चे मैं बताऊँ, क्योंकि मैं इसमें इससे बना रहा हूँ इसलिए डायग्राम उतना, मान लीजिए ये नी, मान लीजिए घुटना है, ये नी है, ये आगे वाली मसल को हम क्वाड कहते हैं, और ये जो पीछे वाली मसल होती है इसको हम हैमस्ट्रिंग कहते हैं बच्चे। तो इस वाली मसल की स्ट्रेचिंग, वेट को बॉडी के कम करना, हाई हील्स मत पहनना, हाई हील्स से नच्चे दा तू बड़ी जच्चे, तो हाई हील्स नहीं पहनना है, क्योंकि हाई हील से क्या होता है, जो भी अगर आपके सामने ये गाना गाए कि हाई हील्स पे, तो उसको बता दीजिएगा कि उस लॉर्डोसिस हो जाएगा बेटा, ना पहनो ज़्यादा हाई हील्स, तो सारी ब्यूटी रह जाएगी साइड में। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। फिर आता है बच्चे तीसरा प्रॉब्लम आता है, वो स्कोलियोसिस है। लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन, मतलब ऐसे इस तरह का कर्वेचर हो जाता है स्पाइन का, ऐसा एस शेप कर्वेचर हो जाता है बॉडी का। तो अनइक्वल लेग लेंथ कॉजेस क्या होते हैं? जिसके पैर एक छोटा एक बड़ा होता है, तो वो ऑलरेडी बॉडी एक तरफ को झुक जाएगी। रॉन्ग सिटिंग हैबिट, जो खराब बैठता है। मसल वीकनेस, मसल वीक है बैक की। कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, मतलब भाई कोई चीज़ पेरेंट्स से आई है तो क्या करोगे। और कैरिंग लोड ऑन वन साइड, जैसे वही मैंने कहा ना, सिद्धार्थ मल्होत्रा आप बनते हो, आपको लगता है बड़े स्मार्ट हो, लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप बहुत भारी बैग एक तरफ को झुका के चलोगे तो स्कोलियोसिस हो जाएगा, इसलिए सिद्धार्थ मल्होत्रा ना बनिए। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चीज़ें बहुत आसान है बच्चे। इफेक्ट्स, अनइवन शोल्डर, जैसे एक कंधा देखिए मैडम का पुष्पा जैसा हो गया, एक नीचे है एक ऊपर है, तो अनइवन शोल्डर होता है। हिप का इम्बैलेंस होता है, मतलब जो हिप मसल होती है उसका इम्बैलेंस होता है। बैक पेन होता है। इसकी रेमेडीज क्या क्या है बच्चे? साइड बेंडिंग एक्सरसाइज, मतलब एक बार इधर झुको एक बार उधर झुको, तो साइड बेंडिंग एक्सरसाइज करो। हैंगिंग एक्सरसाइज करो, मतलब एक रॉड है उसको पकड़ के हैंग करो। स्ट्रेचिंग करो। स्ट्रेंथनिंग करो, जो वीकर साइड है, जो कमजोर है जिस तरफ, उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करो। और मेडिकल केयर लो अगर कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर है। चलिए इसको क्लियर करते हैं बच्चे और आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बच्चे चौथी प्रॉब्लम आती है नॉक नीज। इसी नॉक नीज प्रॉब्लम के चलते लोग नहीं सेलेक्ट होते। आपने देखा होगा इनको नॉक नीज आ गया तो इनको एनडी और सीडीएस की फिजिकल में रिजेक्ट कर दिए। तो कंडीशन इन विच नीज टच इच द बट एंकल्स रिमेन अपार्ट, मतलब जो पैर का ये एंकल है ये दूर है, लेकिन नीज एक दूसरे के बहुत पास है। रुक जाइए पेन का कलर चेंज कर लूँ। ये देखिए यहाँ नीचे पे जो इनका पैर है ये दूर है, लेकिन इनके घुटने आपस में जुड़े हुए हैं। ये क्यों होता है? लेग मसल कमजोर है, रिकेट्स है अगर आपको, ओबेसिटी है और आपकी ग्रोथ अच्छी नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसे क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। रिकेट्स बच्चे एक प्रॉब्लम होती है जो विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। फिर बच्चे इफेक्ट्स, इम्प्रॉपर वॉकिंग, भाई जिसका घुटना जुड़ा होगा पैर दूर होगा वो अजीब सा ही चलेगा। नी पेन, घुटने में दर्द होता है। रनिंग नहीं हो पाती, इसलिए देखिए आर्मी में नहीं लेते हैं या डिफेंस में या पुलिस में नहीं लेते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति दौड़ नहीं सकता, उसके घुटने लड़ेंगे। रेमीडियल मेजर क्या है? हॉर्स राइडिंग पोजीशन एक्सरसाइज। हॉर्स राइडिंग पोजीशन एक्सरसाइज मतलब जैसे जब आदमी घोड़े की सवारी करता है तो एक पैर इस तरफ होता है एक पैर इस तरफ होता है घोड़े के, है ना। तो इस तरह रख के एक्सरसाइज करिए, मतलब ऐसे बैठिए कि दोनों घुटने आपके दूर रहें। साइड लेग रेजेस, मतलब सीधे खड़े होकर पैर एक तरफ को उठाइए ऊपर को, साइड लेग रेजेस। साइकिलिंग करिए। स्क्वाट्स करिए। स्क्वाट्स जिम की एक्सरसाइज होती है, आपको पता हो, जिसको टिपिकल अगर मैं बहुत लेम टर्म में बोलूँ तो उठक बैठक। कैल्शियम रिच डाइट, और कैल्शियम रिच डाइट खाइए ताकि आपकी बोन मजबूत हो। जब बोन मजबूत होगी तब आपका बोन का अलाइनमेंट अच्छा होगा। चलिए इसको क्लियर करते हैं बच्चे और आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बच्चे बो लेग्स। अब ये कंडीशन क्या है? जिसमें नीचे जो दोनों पैर हैं, मतलब नीचे जो दोनों टोज हैं वो पास हैं, लेकिन घुटने अब दूर दूर हैं। ऐसे लोगों को भी आर्मी, एयरफोर्स और डिफेंस में नहीं लेते हैं। कंडीशन इन विच एंकल्स टच बट नीज रिमेन अपार्ट, मतलब जिसमें दोनों पैर नीचे से एक दूसरे को छू रहे हैं और ये चीज दूर है, आपस में घुटने दूर हैं। अच्छा, बो का मतलब क्या होता है? बो का मतलब होता है बच्चे धनुष। जैसे आपने धनुष देखा ना, धनुष ऐसे होता है, तो ये वही कंडीशन है। आप देखिए, अगर इसको बीच से एक लाइन मान लीजिए तो एक धनुष इस तरफ है एक धनुष इस तरफ, तो आप इसको ऐसे मानिए, ऐसे। तो एंकल्स एक जगह टच हो रहे हैं, लेकिन ये जो पैर हैं ये एक दूसरे से वाइड हैं, घुटने दूर दूर हैं। कॉजेस, विटामिन डी डेफिशिएंसी, अगर विटामिन डी की कमी है, बोन की वीकनेस है और ग्रोथ अच्छी नहीं है बॉडी में। तो
इफेक्ट्स डिफिकल्टी इन रनिंग, इसलिए मैंने आपको कहा डिफेंस में नहीं लेते हैं। एबनॉर्मल बॉडी कंडीशन होती है। रेमीडियल क्या है? करेक्टिव वॉकिंग, भाई सही से चलने की कोशिश करिए, स्क्वाट करिए। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मतलब बच्चे वही वेट ट्रेनिंग जिसको हम कहते हैं, जो जिम में हम करते हैं, जो वेट के अगेंस्ट किया जाए, जो किसी के रेजिस्टेंस में किया जाए, उसे हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कहते हैं। और मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है प्रॉब्लम तो। फिर आता है बच्चे सिक्स्थ कंडीशन, दैट इज फ्लैट फुट। तो लॉस ऑफ मीडियल आर्क, मतलब ये पैर में जो बीच में ये होता है ना आर्क, देखिए मैं आपको बताऊं इसमें बना के, जब आप पानी में कभी अपना पैर ऐसे रख के और देखिएगा, मतलब फ्लैट सरफेस में रखिएगा, तो मान लीजिए ये आपकी फिंगर्स हैं पाँव की, तो ये जो चीज़ है बच्चे, ये जो स्पेस यहाँ पे खाली बना ना, इसे हम आर्क कहते हैं, मीडियल आर्क। ये अगर आपके पैर में है तो ठीक है, और अगर ये पैर में आपके नहीं है तो आपको फ्लैट फुट है। फ्लैट फुट में क्या कंडीशन होती है? एकदम पैर एकदम सपाट आता है, एकदम पूरा पैर फ्लैट आता है ऐसे, मतलब ये यहाँ पे ये जो कट है ये नहीं रहता है। ये क्यों होता है? जब वीक होती है मसल फुट, ओबेसिटी मतलब ओवरवेट होते हो, बहुत देर तक खड़े रहते हो और गलत जूता चप्पल पहने, मैंने कहा नहीं बहुत एकदम फ्लैट चप्पल पहनेंगे जब तक चप्पल खत्म ना हो जाए, चप्पल की जान ना चली जाए, तो वही क्या इफेक्ट्स होते हैं? फुट पेन होगा, बहुत जल्दी थक जाओगे, रनिंग नहीं कर पाओगे, मैंने कहा इसलिए नहीं लेते डिफेंस फोर्सेस में। रेमीडियल मेजर्स, टो वॉकिंग मतलब एड़ी पे चलिए, ये जो है ना इस चीज पे ऐसे उठा के अपना पैर चलिए। हील रेजेस मतलब हील रेस करिए, अपनी एड़ी ऊपर उठाइए। पिकिंग मार्बल्स विद टोज मतलब ऐसे पत्थर पड़ा है उसको अपने पैर से उठाइए, तो पैर से उठाएंगे तो पैर को ऐसे क्रंच करेंगे, मतलब पैर को ऐसे मोड़ेंगे ना तब तो उठाएंगे, तो बार बार मोड़ेंगे तो एक्सरसाइज होगी। बेयर फुट सैंड वॉकिंग, खाली पैर रेत में चलिए। जब खाली पैर रेत में चलेंगे तो रेत में पैर भी ऐसे अलाइन होता है, जैसे मान लीजिए अगर ये रेत पड़ी है ना, जब आप पैर रखेंगे तो ये आपका अंगूठा आगे को आएगा, पैर नीचे, मतलब कुल मिला के वो ऐसे आर्क बनाने की कोशिश करता है। और आर्च सपोर्ट शूज, आर्च सपोर्ट शूज क्या है बच्चे कि जूते में आर्क आता है, अपने जो जूते होंगे उसमें आर्क लगवाएंगे, या जो मतलब फ्लैट फुट के पेशेंट होते हैं उनको रहता है कि अपने जो जूते हैं उसमें आर्क लगवा लीजिए। आर्क मतलब कि उतना कर्व वाला एरिया जूते में एक्स्ट्रा चिपका दिया जाता है ऊपर से, जब भी आप पैर रखोगे तो उतना कर्व आपका नेचुरली उठेगा। जब उतना उठेगा तो लंबे समय तक जब आप पहनते रहोगे तो पैर वैसा अडॉप्ट कर लेगा बच्चे। नेक्स्ट इज बच्चे थ्योरापेटिक एक्सरसाइजेस। थ्योरापेटिक एक्सरसाइज मतलब बच्चे जो एक्सरसाइज क्योर करने के लिए होती हैं। तो थ्योरापेटिक एक्सरसाइज आर स्पेशल एक्सरसाइजेस यूज्ड टू करेक्ट डिफॉर्मिटीज, रिस्टोर मूवमेंट, रिलीफ पेन एंड इंप्रूव फिजिकल फंक्शन। वो एक्सरसाइजेस जो डिफॉर्मिटी को सही करने के लिए, मूवमेंट को रिस्टोर करने के लिए, पेन को रिलीफ करने के लिए और फिजिकल फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए की जाती है, वो थ्योरापेटिक एक्सरसाइज है। कहाँ कहाँ यूज होती है? रिहैबिलिटेशन में, किसी को चोट लग जाए तो उसकी रिकवरी में यूज होती है, फिजियोथेरेपी में यूज होती है, करेक्टिव एक्सरसाइज किसी चीज़ को करेक्ट करने में यूज़ होती है, स्पोर्ट इंजरी की रिकवरी में यूज़ होती है और पोस्चर के करेक्शन में यूज़ होती है, जो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पोस्चर के करेक्शन से रिलेटेड। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए इसको क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक्टिव एक्सरसाइज, सबसे पहला है बच्चे एक्टिव एक्सरसाइज। एक्सरसाइज परफॉर्म बाय पर्सन यूजिंग हिज ओन मस्कुलर एफर्ट। वो एक्सरसाइज जो व्यक्ति खुद के मसल से कर ले, जैसे देखिए यहाँ पे आर्म रोटेशन हो गया, खुद ही से ऊपर बॉडी रोटेशन हो गई, पुशअप हो गया, ये सब व्यक्ति खुद ही कर लेता है। तो पहला है फ्री एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज परफॉर्म्ड विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प की कोई एक्सरसाइज कर ले, जैसे आर्म सर्कल मतलब हाथ को गोल गोल घुमाना, स्क्वाट्स करना, नेक रोटेशन। फिर असिस्टेड मूवमेंट डन विद हेल्प ऑफ थेरेपिस्ट एंड इक्विपमेंट, मतलब जो जिसमें कोई थेरेपिस्ट या इक्विपमेंट लगे, जैसे असिस्टेड लेग रेज, मतलब आपको पैर उठाना है तो जैसे नहीं देखोगे आप क्रिकेटर्स ग्राउंड में से लेट जाते हैं तो उनका कोई साथी क्रिकेटर आता है जो उनका पैर ऐसे उठा के स्ट्रेच कराता है, ऊपर को उठाता है, तो वो उसे कहते हैं असिस्टेड लेग रेस। सपोर्टेड शोल्डर मूवमेंट, जैसे आप शोल्डर में मान लीजिए वेट उठा रहे हैं, तो जब आप जिम करते हैं तो मशीन होती है ना, तो मशीन मतलब वो सपोर्ट दे रही है आपको उठाने में, तो उसे हो गया असिस्टेड एक्सरसाइज। फिर रेजिस्टेड एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज की जाती है रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, जैसे डंबल कर्ल्स, जैसे डंबल बच्चे वेट होता है, तो डंबल को जब आप उठाते हो तो रेजिस्टेंस है ना भाई, डंबल नीचे जाना चाहता है लेकिन आप उसे ऊपर उठा रहे हो तो रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंट बैंड एक्सरसाइज, रेजिस्टेंट बैंड एक्सरसाइज मतलब बच्चे एक बैंड होता है इलास्टिक का, इलास्टिक का जैसे बैंड होगा उसको आप अपनी तरफ खींचोगे तो वो बैंड खुद को दूसरी तरफ खींचेगा, तो जब आप अपनी तरफ खींच रहे हो तो उसमें स्ट्रेंथ लग रही है, तो उसे रेजिस्टेंस कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरी तरफ जाना चाहता है, उसे खींच दूसरी तरफ रहे हो, अगेंस्ट द मूवमेंट काम कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सो क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर इफेक्ट ऑफ एक्टिव एक्सरसाइज क्या है भाई? स्ट्रेंथ बढ़ती है, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, सर्कुलेशन बढ़ता है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। स्ट्रेंथ क्यों बढ़ेगी भाई? डंबल उठाओगे बॉडी बनेगी। कोऑर्डिनेशन कैसे बढ़ेगा भाई? आप लेग रेजेस कर रहे हो, आप
स्क्वाट्स कर रहे हो तो कोऑर्डिनेशन बेटर हो रहा है, सर्कुलेशन बढ़ेगा, आप रोटेशन कर रहे हो, आर्म्स रोटेशन, आप प्रॉपर वार्म अप कर रहे हो, सर्कुलेशन और फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़ेगी, वो असिस्टेड एक्सरसाइज है कि कोई आके थेरेपिस्ट आपकी स्ट्रेचिंग करा रहा है, तो असिस्टेड एक्सरसाइज हुई ना। आप देखिए जैसे क्रिकेटर्स ग्राउंड में लेट जाते हैं, कभी-कभी आपने देखा होगा, तो वो जब पैर अपना ऊपर करते हैं लेट के, तो नहीं उनका एक थेरेपिस्ट या कोई उनके साथी खिलाड़ी होते हैं जो उनके पैर को ऐसे ऊपर करके शूज़ को फ़ोल्ड करके स्ट्रेच करा रहे होते हैं, तो वही है असिस्टेड एक्सरसाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बच्चे पैसिव एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज इन विच मूवमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स नॉट बाय पेशेंट, मतलब जिसमें बाहरी फोर्स लगा हो मूवमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो पहला क्या है, रिलैक्स्ड पैसिव एक्सरसाइज, जहाँ पे थेरेपिस्ट मूव करता है किसी भी लिम्ब को बड़ा जेंटली, यूज्ड इन स्टिफ जॉइंट पैरालिसिस और इंजरी रिकवरी। जैसे कि कभी चोट लग जाती है तो देखिए जैसे यहाँ पे एक इमेज दिखाई गई है कि एक डॉक्टर बड़े स्लोली स्लोली अपने हाथ से उठा के धीरे धीरे, हाँ और ऊपर करिए और ऊपर करिए, थोड़ा सा सीधा करिए, थोड़ा सीधा, बस 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 बस, हो गया हो गया। वैसे देखते हैं आप डॉक्टर को करते हुए, किसी को चोट लग जाती है किसी को, तो थोड़ा-थोड़ा उसकी मूवमेंट कराते हैं हल्की-हल्की। फिर होती है फोर्स्ड पैसिव एक्सरसाइज, जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन के लिए यूज़ होता है, यूज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्चर करेक्शन एंड इंक्रीजिंग मोबिलिटी। जैसे क्रिकेटर्स हैं, अब उन्होंने एक्सरसाइज की, अब उनकी मसल स्टिफ हो गई, तो जो उनके थेरेपिस्ट होते हैं वो उनको अच्छी स्ट्रेचिंग कराते हैं, डायनामिक, हाँ और ऊपर करो और ऊपर करो और ऊपर करो, गुड, फिर ये करो, फिर वो करो, मतलब थोड़ा-सा फ़ोर्स लगा के उनकी बॉडी की मैक्सिमम कैपेबिलिटी तक उनकी स्ट्रेचिंग कराते हैं, ताकि उनकी जो बॉडी है उसकी स्टिफनेस कम हो। चलिए इसको क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप ये कह सकते हैं कि रिलैक्स्ड पैसिव एक्सरसाइज हम अमूमन पेशेंट्स को कराते हैं और फोर्स्ड पैसिव एक्सरसाइज एथलीट्स करते हैं, ताकि उनकी बॉडी स्टिफ ना हो, उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो, जितनी है उससे भी ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ पैसिव एक्सरसाइज क्या है, जॉइंट मोबिलिटी मेंटेन रखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आप जॉइंट को धीरे-धीरे मोबाइल करा रहे हैं, मतलब हिला रहे हैं। स्टिफनेस को प्रिवेंट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ब्लड सप्लाई अच्छा होता है, पेन कम होता है और बेड रिडन पेशेंट, जो बेड को पकड़े हुए मरीज़ हैं, उनके लिए हेल्पफुल है। क्योंकि उनका हल्का-हल्का मूवमेंट होगा, हल्की-हल्की स्ट्रेचिंग होगी, उनकी स्टिफनेस नहीं आएगी, तो उनके लिए अच्छा है ही है। फिर आता है बच्चे जनरल प्रिवेंशन फॉर पोस्चरल डिफेक्ट्स, मतलब हमें जनरल कौन सी हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए जिससे हमारे पोस्चर खराब ना हो। पहला है रेगुलर एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। देखिए सुनते सब हैं, करते बहुत कम है। बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट खाना चाहिए। अब आप खा रहे हैं भैया, मकौड़ा भैया के 2 ठो मोमोज़ और चटनी खा के जीवन का स्वाद आ गया, तो कैसे सही रहेगा पोस्चर? पेट निकलेगा तो बॉडी में प्रॉब्लम्स आएँगी। करेक्ट सिटिंग हैबिट, सही बैठना चाहिए, अच्छे शूज़ पहनने चाहिए, प्रॉपर फुटवियर पहनने चाहिए। ओबेसिटी, मोटापे को अवॉइड करना चाहिए, अच्छे फर्नीचर को यूज़ करना चाहिए, एक सही साइज़ पे टेबल हो, सब कुछ है। और अगर कभी ऐसा लगता है कि क्या, जैसे अगर मान लो पानी में पैर रखे और फिर सूखे सरफेस पे रखे और देख रहे हो कि बीच में आर्क नहीं है, तो अगर अर्ली डिटेक्शन है तो फिर समझ जाओ कि नहीं है, तो मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हमको सही करना चाहिए। यहाँ पे देखिए जैसे इसमें दिखाया कि रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, सही पोस्चर में बैठना चाहिए, अच्छा वर्क स्पेस हो, मतलब मुँह सीधा है इसका, प्रॉपर स्लीपिंग होनी चाहिए, सही से लोड उठाओ, हेल्दी वेट मेंटेन करो, रेगुलर ब्रेक्स लो, देखो जूता-चप्पल सही से पहनो, है ना? अपने आप को देखते रहो, माइंडफुल रहो अपने आप को लेके, सो ये सारी चीज़ें हैं। इसको क्लियर करते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर बहुत आसान था बच्चे, चीज़ें इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा आसान है, मैंने आपको अच्छे से बता भी दी हैं। इसके बियॉन्ड आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं, मैंने आपको पर्याप्त बता दिया। जितने भी मैंने चीज़ें इसको आपको बताई है, इन्हीं चीज़ों को आप अच्छे से एक बार सुन लीजिएगा, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर कर लीजिएगा, लेकिन इन इन पॉइंट से ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक-एक पॉइंट को भी 20-20, 30-30 या 40-40 वर्ड में इलुसिडेट कर देते हैं, तो दैट इज़ प्रिटी इनफ। सो क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन वैल्यूज ऑफ गुड पोस्चर, आप बता दोगे स्टैंडिंग का क्या है, सिटिंग का क्या है और जनरल अपीयरेंस क्या होना चाहिए, मतलब जनरल वैल्यूज क्या है, जैसे गुड अपीयरेंस और ये सब। थ्योरापेटिक एक्सरसाइज बच्चे भी हम डिस्कस किए हैं। स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है, अभी हमने डिस्कस किया है, फिजियोथेरेपी में यूज होता है, पोस्चर में यूज होता है, इंजरी में सही यूज होता है। शॉर्ट नोट लिखना है, नॉक नीज में आपको पूरी नॉक नीज के बारे में लिख देना है, क्या होता है, इफेक्ट्स क्या होते हैं, रेमेडी क्या होती है, कॉजेस क्या होते हैं, सब लिख देना है। पोस्चर क्या है, पोस्चर हमने पहले स्लाइड में देखा था बच्चे, कॉजेस क्या हैं और ड्रॉबैक्स क्या हैं बैड पोस्चर के, ये भी हमने देखा है। फिजिकल हैं, एनवायरमेंटल हैं, साइकोलॉजिकल हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ड्रॉबैक्स क्या है कि पुअर सर्कुलेशन है और बॉडी अलाइनमेंट अच्छी नहीं है, ये सारी ड्रॉबैक हैं। फिर बच्चे हमने काइफोसिस देखा है, करेक्टिव प्रोसीजर पूछ रहा है काइफोसिस के लिए, तो वो भी हमने देखा है, इसको आपको डिफाइन कर देना है। फिर स्कोलियोसिस बच्चे, डिटेल कॉज स्कोलियोसिस का क्यों होता है, इसी तरह आपके एग्जाम में भी बच्चे क्वेश्चंस आएँगे। तो ये आपको बता देना, वो भी हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से। फिर एक्सप्लेन फ्लैट फुट क्या है उसको डिस्कस करिए
और उसके करेक्टिव एक्सरसाइज़ेस को बताइए तो आप बता देंगे कि भाई मार्बल को होल्ड करना, आर्च को अपने शूज़ में लगा के रखना, उसके बाद नी वॉकिंग करना, हील रेज़ेस करना, ये सारे उसके करेक्टिव एक्सरसाइज़ हैं। सो बच्चे यही आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। एंड थैंक यू बच्चे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वाज द लेक्चर फॉर पोस्चर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चे। आगे भी मैं फिजिकल एजुकेशन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर्स के सारे कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट लेक्चर लेके आने वाला हूँ बच्चे। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने पॉलिटिकल साइंस के फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मैं इसमें फिजिकल एजुकेशन इस चैनल पे और पॉलिटिकल साइंस कवर करने वाला हूँ। लाइक कर दीजिएगा बच्चे इस वीडियो को, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। बच्चे सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी में हमेशा अपने जूनियर्स का बहुत सपोर्ट मिला है। शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, क्योंकि मेरा मानना है बच्चे हमें सीखना भी साथ है और जीतना भी साथ है। सीखना आप सिखाऊँगा मैं, जीतोगे आप, क्योंकि बच्चे नोट्स से नहीं सपोर्ट से जूनियर आगे बढ़ते हैं। सब कहते हैं भैया आपकी नोट्स मिल जाए, नोट्स मिल जाए, नोट्स मिल जाए। नोट्स क्या करोगे लाला जब मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। सो थैंक यू बच्चे, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लर्निंग जर्नी। चलिए हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।